हेलो बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी शुरू करा था, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में। और हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सारी एप्लीकेशंस देख ली थी, है ना, जितना हमें पढ़ना है इस चैप्टर में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की कैसे कैसे एग्रीकल्चर में हम लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करा। बायोटेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें क्या करी, डेवलप करी, बहुत सारी चीज़ों को सुधारा। ठीक है, अब वहीं पर अब हमने एग्रीकल्चर कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें पढ़ना है कि एनिमल्स में किस फॉर्म में हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करा, कैसे हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं अब इस लेक्चर में। ठीक है, आने वाले 2 लेक्चर्स में हम लोग एनिमल्स की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे दो खुद को। ठीक है, अब जब भी हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इन केस ऑफ मेडिसिन। किस केस में यूज़ हुई है? मेडिसिन के यूज़ में हुई है। अब बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या मतलब, अगर हम लोग बात करें बायोटेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स बना के, इस रिकॉम्बिनेंट वाली टेक्नोलॉजी से हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहे थे। तो सबसे पहले तो किस चीज़ का रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स यूज़ कर रहे थे हम लोग, और अगर हम लोग उनके एडवांटेजेस की बात करें तो एक बार लिख लो। अरे एक मिनट, ठीक है, एडवांटेजेस तो बहुत पतला लिखा हुआ है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या थे, मतलब हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस देख के ही बनाया होगा, है ना। बिना एडवांटेजेस के, बिना प्लान के तो हम नहीं बना सकते थे। तो जब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स के यूज से, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग मास प्रोडक्शन कर पा रहे थे। ठीक है, क्या मिल रहा था हमें? सबसे पहले तो इट इनेबल्स मास प्रोडक्शन, है ना। अब जब हम लोग ये यूज नहीं कर रहे थे तो बहुत छोटे स्केल पे काम हो रहा था, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, और प्रोडक्शन हो रही थी तो पैसा बहुत लग रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, मास प्रोडक्शन हमें मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो ड्रग्स बना रहे थे, जो भी हम लोग मेडिसिन बना रहे थे, जो भी हम लोग थेरापेटिक्स बना रहे थे, वो सब कैसे थे? दे वर मोर सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, क्या थे? मोर सेफ एंड मोर इफेक्टिव। अब कैसे इफेक्टिव थे, कैसे सेफ थे, अभी जब हम लोग इसके आगे एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे कि कैसे कैसे हमने यूज करा है, तब मैं आपको बताऊंगी, और तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ये सब मोर ज्यादा सेफ थे या ज्यादा इफेक्टिव, हम लोग इनको क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब इनके वजह से, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स के वजह से क्या हो रहा था, ये रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स डू नॉट इंड्यूस any unwanted immunological response। इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स यूज नहीं कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? हमें मिल रहा था कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिल रहे थे। बट जब हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स यूज करी तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर क्या था, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें नहीं मिल रहे थे, जो कि फायदेमंद है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, जितना चाहिए उतना हो रहा है। ठीक है, जितना चाहिए उतना हो रहा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इंड्यूस नहीं कर रहे थे किसी भी तरह के एक्स्ट्रा या अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को। अब एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि 30% रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड। 30% क्या है? रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स आर अप्रूव्ड, जिसमें से 12 आर यूज्ड इन इंडियन मार्केट्स। कितने? 12 रिकॉम्बिनेंट, 12 रिकॉम्बिनेंट
therapeutics are used in Indian market। ठीक है, अब ये 30, ये जो 12 है, ये जो 12 है बच्चों, ये 12 कौन कौन से हैं एक बार वो लिख लेते हैं। ये जो 12 हैं कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। अब ह्यूमन इंसुलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब पहले हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि डायबिटीज वगैरह कॉज हो रही थी, तो यार हमें ना पिग के पैनक्रिया से इंसुलिन निकाल के यूज करना पड़ रहा था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज हो रही थी। तो फिर हमने क्या बनाया, ह्यूमन इंसुलिन, और ये अब यूज में भी है क्योंकि ये इट इज अप्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट तरह का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है यार, आरबीसी से रिलेटेड है। एरिथ्रोसाइट्स हम लोग बोलते हैं। पोइटिन, हीमोपोइटिन क्या है, प्रोसेस है जब हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो ये किसको कॉज, ये देखो ये सेव कर रहा है किसको, डायबिटीज को। ये किससे बचा रहा है, डायबिटीज से। ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे बचा रहा है, अनेमिया से। किससे, अनेमिया से। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा इंडियन मार्केट में जो 12 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है उसमें आ जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब ये तो चीख चीख के बता रहा है कि किसको क्योर कर रहा है, हेपेटाइटिस को क्योर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये भी हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या तो हमें क्या देता है, अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो जाइजेंटिज्म देगा, कम सिक्रीट हो रहा है तो डॉर्फिज्म देगा। तो यहाँ पर किसको कॉज कर रहा है, किसको बचाता है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग अब यूज कर रहे हैं ग्रोथ डिसऑर्डर्स में, ग्रोथ डिसऑर्डर्स को क्योर करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स, ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स। और ये जो ये जो आपके ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स है, ये किसको क्या कर सकते हैं, क्योर करने में हेल्प कर रहे हैं, कैंसर को, इम्यून डिसऑर्डर्स को। क्योंकि हमने कहाँ पढ़ा था, इम्यूनिटी में पढ़ा था ना, इंटरल्यूकिन्स हमने इम्यूनिटी में पढ़े थे जब हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कर रहे थे, सेल मीडिएटेड वाली कर रहे थे और ह्यूमोरल कर रहे थे, वहां पर हमने इंटरल्यूकिन्स टर्म पढ़ा था। और ये इंटरल्यूकिन्स क्या कर सकते हैं, कैंसर को भी क्योर कर रहे हैं, साथ साथ इम्यून डिसऑर्डर्स को भी क्या करेंगे, क्योर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है यार आपका ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब यार ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट आपको पता है कहाँ थे, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, WBCs में। ये किसको बचा रहे हैं, किसको क्योर कर सकते हैं, कैंसर को क्योर करते हैं। किसको क्योर करते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं, क्योर करते हैं, कॉज नहीं कर रहे, क्योर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज CSF यानी कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये भी किसको क्योर करते हैं यार, अगर हम लोग इनकी बात करें तो मैक्रोफेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स को फैगोसाइटिस करते हैं ना, मैक्रोफेजेस उनको क्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टाइप है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन्स। क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन्स, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन एक और तरह का होता है गामा इंटरफेरॉन, वो भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या, यहाँ पर क्या है, गामा इंटरफेरॉन भी है। ठीक है, अब जब हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये क्योर करते हैं ल्यूकेमिया को और बाकी कैंसर को। किसको, ल्यूकेमिया क्या है, आपके WBC से रिलेटेड क्या है, ल्यूकेमिया को क्योर कर रहे हैं
और दूसरे टाइप ऑफ कैंसर भी क्या करते हैं, क्योर करते हैं। वहीं पर जब हम लोग गामा इंटरफेरॉन की बात करते हैं तो ये कैंसर को क्योर कर रहा है, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको भी क्योर कर रहा है। ठीक है, किसको, कैंसर को और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी क्योर कर रहा है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपकी बॉडी के सेल्स ही आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स आपकी बॉडी के सेल्स को पहचानने से मना कर दे, ये हो गए गजनी। ठीक है, तो जब वो गजनी हो जाए तो उस समय क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज ब्लड फैक्टर 8। क्या है, ब्लड फैक्टर 8। ये क्या क्योर कर रहा है, ये क्योर करता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको पता है ना कौन सी डिजीज है, अगर कट लग गया आपकी बॉडी में तो ब्लड क्या होगा, बहता ही जाएगा। बहने दे मुझे बहने दे वाला सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, बहता ही जाएगा। ब्लड फैक्टर 8 किसको क्योर करता है, हीमोफीलिया को क्योर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, FSH। ठीक है, अब FSH है तो ये क्या कर रहा होगा, किसको क्योर कर रहा होगा, इनफर्टिलिटी इश्यूज को क्योर करता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी इश्यूज को क्या करेगा, बचाएगा, क्योर करेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग के पास सोचो 12 ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है जो अभी इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, यूज कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बायोफार्मास्यूटिकल मेडिसिन में क्या है, बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो नेक्स्ट करते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट बायोफार्मास्यूटिकल। क्या है ये बायोफार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब फार्मेसी से मन नहीं भर रहा था कि बायोफार्मास्यूटिकल कर दिया, तो एक बार देख लेते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या है। बायो फार्मास्यूटिकल्स, अब फार्मेसी सबको पता होगा है ना, क्या बैचलर्स हो जाती है, दवाइयों के बारे में हम लोग मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, दी आर द मेडिकल ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जब हम लोग कोई ड्रग या मेडिसिन बना रहे हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, उन प्रोडक्ट्स को, उन दवाइयों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स बोल रहे हैं। अब ये दवाई या तो कोई प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, या तो कोई प्रोटीन के हेल्प से या न्यूक्लिक एसिड्स के हेल्प से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या है, दे आर द मेडिकल ड्रग्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए बायोफार्मास्यूटिकल नाम दिया है। ठीक है, दीज आर द मेडिकल ड्रग्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने जो ड्रग्स बनाए उनको क्या बोला, हम लोगों ने बोल दिया यार कि ये क्या है, दे आर नोन एज बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, या फिर हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यानी कि जो हम लोग ह्यूमन इंसुलिन पढ़ा था, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी, इन सब चीजों के बारे में अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग अपनी बॉडी की इंसुलिन की बात करें तो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ बन रही है इंसुलिन। इंसुलिन बनती है पैनक्रियाज में, और स्पेसिफिक जाए तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में बनती है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कौन बना रहा है, बी सेल्स बना रहे हैं। कौन बना रहा है, बी सेल्स बना रहे हैं। तो अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें, ये इंसुलिन कौन बना रहा है, बी सेल्स बना रहे हैं, किसके, ऑफ islets of Langerhans, of islets of Langerhans,
और ये लैंगरहैंस क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, पैनक्रिया में। क्या है, पैनक्रिया में। अब जब भी हम लोग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना किसका काम है, इस इंसुलिन का काम है। ठीक है, इसका काम क्या है, कंट्रोल्स द लेवल ऑफ, कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? देखो हमारी बॉडी को क्या है, एक आइडियल स्टेट अच्छी लगती है, मतलब उसे पसंद है कि ये चीज इतने से इतनी नहीं होनी चाहिए, ये चीज अगर इतनी है तो इतनी नहीं होनी चाहिए। इसको पसंद ही नहीं है, इसको मतलब परफेक्शन में रहना पसंद है। तो इसलिए अगर ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी, कम हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत ना हो तो क्या होता है, कंट्रोल करता है, कोई ना कोई कंट्रोलिंग सेंटर हर चीज का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को कौन कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन कम होता है तो हमें कॉज हो जाती है डायबिटीज मेलिटस। अगर ये इंसुलिन का तादार, अगर इंसुलिन क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या कॉज हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस। देख लो, अगर इंसुलिन कम हुआ तो बीमारी हो जाएगी। अब बीमारी से तो बचना है। अब बीमारी से, इस डायबिटीज मेलिटस से हम लोग कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, इंसुलिन ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन कौन सा यूज कर रहे थे, पिग से इंसुलिन ले रहे थे, स्लॉटर्ड कैटल से इंसुलिन ले रहे थे, यानी कि आपकी खुद की बॉडी से या किसी दूसरे ह्यूमन का इंसुलिन नहीं यूज हो रहा था इसको डायबिटीज मेलिटस को क्योर करने के लिए। किसका इंसुलिन यूज हो रहा था, पिग का या फिर स्लॉटर्ड कैटल्स का। उनके पैनक्रियास से क्या निकाल के, इंसुलिन निकाल के हम इस डायबिटीज मेलिटस को क्योर किया जा रहा था। ठीक है, अब जिसके वजह से, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को दूसरे का कोई भी सामान हमारी बॉडी में आएगा ना, हमारी बॉडी को झट से पता लग जाता है। अब कुछ कुछ लोगों की बॉडी को नहीं पता लगा, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को क्या हो गई, स्लॉटर्ड पिग का या फिर कैटल का इंसुलिन यूज करने से उनको हो गई दिक्कत, उनको हो गई एलर्जी। अब यार जब एलर्जी इतना सारे पेशेंट्स में हो रही थी तो उन्होंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ करने के लिए क्या हो रहा था, कुछ करने के लिए फिर हमने क्या यूज करी, हमने यूज करी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जिसमें हमने क्या किया है, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करा है। तो सबसे पहले हम लिखते चलते हैं, क्योंकि फिर मैं एक साथ नहीं लिख पाऊंगी, है ना, तो लिखते चलते हैं। तो पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको क्योर करने में, अर्ली क्योर अगर मैं लिखूं तो क्या यूज हो रहा था इंसुलिन फ्रॉम स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग यूज्ड। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा था, एलर्जी कॉज्ड इन सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स में, जिसके वजह से क्या हो रही थी, एलर्जी कॉज हो रही थी। अब ये एलर्जी कैसे हो रही थी, कॉज हो रही थी, क्योंकि इस एलर्जी के टाइम पे क्या कर रहा था, ये जो नया इंसुलिन हम बाहर से जो इंसुलिन ले रहे थे, ये क्या कर रहा था, एलिमेंट्री कैनाल को डिग्रेड कर रहा था। एलर्जी कैसे कॉज हो रही थी, डिग्रेड एलिमेंट्री कैनाल। अब सोचो एलिमेंट्री कैनाल पे इतना भारी नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से फिर हमने क्या करा, हमने यूज करी, फिर क्या यूज करी, हमने यूज करी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करी, ताकि हम लोग क्या बना सके, इंसुलिन बना सके। ठीक है, इंसुलिन बना सके। ठीक है, अब हमने क्या यूज कर ली है, अब हमने यूज कर ली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों यूज करी है, टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बनाने के लिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया। अब इस टेक्नोलॉजी में हमने क्या करा, हमने ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज करी, हमने यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज करी, इसका आंसर ये है कि जब हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को बच्चों यूज किया, जब हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया तो हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ
क्या था, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जैसे मान लो इंसुलिन हम बना रहे थे, तो इट वॉज नॉट मॉडिफाइड इवन आफ्टर ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के बाद भी, ट्रांसलेशन हुआ जिसके वजह से प्रोटीन्स बने, उन प्रोटीन्स के बनने के बाद भी इनके अंदर नए इस बने हुए इंसुलिन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो स्टेबल है। स्टेबल है तभी यूज कर सकते हैं, स्टेबल नहीं होगा तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यूज करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि इंसुलिन एक स्मॉल प्रोटीन है। स्मॉल प्रोटीन, अगर हम लोग इंसुलिन को देखें यार, अगर हम लोग इंसुलिन को देखें तो इंसुलिन क्या है, एक तरह का स्मॉल प्रोटीन है। मैच्योर्ड इंसुलिन में दो चेन्स प्रेजेंट है, ए चेन है और बी चेन है। मैं ढंग से सुनना, मैं बोल रही हूं मैच्योर्ड, लिख भी देती हूं। मैच्योर्ड इंसुलिन में, जो इंसुलिन काम में आ रहा है, उस इंसुलिन में दो चेन्स प्रेजेंट है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। कौन सी है, ए चेन है और बी चेन है। ए चेन क्योंकि ये प्रोटीन है, अगर मैं बोल रही हूं इंसुलिन प्रोटीन है, तो इंसुलिन किससे बना होगा, अमीनो एसिड से। इस ए चेन में हमें मिलते हैं 21 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड देखने को मिल रहे हैं, 21 अमीनो एसिड देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर बी चेन में हमें देखने को मिलते हैं 30 अमीनो एसिड। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों चेन आपस में मिल नहीं रही होंगी, जुड़ नहीं रही होंगी, तो बोथ ऑफ दीज चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों आपस में कैसे ज्वाइंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, मैच्योर इंसुलिन की, ठीक है। किसकी बात हो गई, मैच्योर इंसुलिन की। बट इन मैमल्स जो इंसुलिन बनता है ना, वो एक प्रो हार्मोन बनता है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी जो इंसुलिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, वो जो इंसुलिन बनता है ना, वो प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो हार्मोन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने के लिए आता है उसे, है ना। प्रो हार्मोन बन रहा है यानी कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस या फंक्शन कुछ तो होता होगा। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें डायरेक्टली मैच्योर इंसुलिन बनाना था, ठीक है। हमें इनएक्टिव फॉर्म से क्या मतलब, हमें इनएक्टिव फॉर्म में 3 चेन थी, ए बी और सी। हमें वो सी चेन के बिना डायरेक्टली क्या करना था, एक मैच्योर इंसुलिन बनाना था। तो वो कैसे बनाया, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले तो हमें पता है इन मैमल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड वाज अ प्रो हार्मोन यानी कि इट वॉज इनएक्टिव इन नेचर। क्या है, इनएक्टिव है इन नेचर। अब इनएक्टिव है तो यानी कि इसको फुल्ली मैच्योर करना पड़ेगा टू बी फंक्शनल। इट हैज टू बी फुल्ली मैच्योर। किस चीज के लिए, फंक्शनल होने के लिए। किस चीज के लिए, फंक्शनल होने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब जिस जीन के वजह से ये प्रोटीन बन रहा था, वो जीन प्रेजेंट है कौन से क्रोमोसोम पे, वो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम 11 में। कहां पर, ह्यूमंस के अंदर जो जीन इंसुलिन बना रही है, वो जीन प्रेजेंट है कहां पर, क्रोमोसोम नंबर 11 में। अब हुआ क्या कि ये जो हमारा इमैच्योर, मैंने आपको बताया कि इमैच्योर इंसुलिन के पास 3 चेन थी, लिख भी देती हूं, कुछ भी लिखे बिना नहीं छोड़ रही हूं। इमैच्योर जो हमारा इंसुलिन था, ये जो प्रो हार्मोन बन रहा था, इसके पास क्या थी, 3 चेन थी, ए चेन, बी चेन और सी चेन। अब हमें पता है हमें मैच्योर इंसुलिन में ए और बी चेन चाहिए, तो हमें ये वाला सी चेन को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन। क्या हो रहा है, इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग
मैच्योरेशन, ठीक है। अब यार बॉडी में तो आराम से हो रहा है, बॉडी में तो आराम से हो रहा है, बट हमारे लिए दिक्कत, जब हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बना रहे थे तो हमारे लिए दिक्कत यही आई थी कि हम सीधे मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाएं, हम सीधे ए और बी चेन को आपस में कैसे जोड़ें, हम बिना सी चेन के कैसे काम करें। तो एक क्या कहते हैं, एक पर्सन है जिन्होंने ये चीज पूरी करी, ये चीज पूरी करी। जैसे कि आप लोग, है ना, आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ी सी हिम्मत, क्योंकि जितना बड़ा सपना उतनी ज़्यादा तकलीफें, और जितनी ज़्यादा तकलीफें उतना अच्छा फल। तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे, आपको बस क्या करनी है, मेहनत करनी है, आराम से हो जाएगा यार, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अभी से भी ढंग से पढ़ना शुरू करोगे ना तो आराम से होगा, आपको बस कॉन्स्टेंटली पढ़ना है ना, एक ही काम करना है, पढ़ना है। तो प्लीज़ पढ़ो, है ना, क्योंकि सपने तो पूरे करने हैं ना, बिना सपने पूरे कैसे काम चलेगा, है ना। जिंदगी भर का रिग्रेट नहीं लेना ना कि यार मैं पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। तो अब यहाँ पर भी इतना बड़ा जो हमें प्रॉब्लम दिख रही थी, तो इन्होंने, कौन है ये पर्सन, इनका नाम था एली लिली। इन्होंने 1983 में क्या करा, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए। इन्होंने क्या करा, प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए। अब एक किसको, ए और बी, ये दोनों आपस में लिंक्ड थे थ्रू लैग-जेड जीन, ठीक है, लैग-जेड जीन से ये दोनों आपस में क्या थे, लिंक थे। अब इन्होंने इन दोनों डीएनए सीक्वेंस को कहाँ डाल दिया, एक वेक्टर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, एक वेक्टर में डाल दिया, और उस वेक्टर का नाम है PBR322। लास्ट चैप्टर में हमने ये वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। किस में डाल दिया, PBR322 में डाल दिया। ये क्या है, वेक्टर। अब इस वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर को अब कहाँ ले जाएंगे, होस्ट में ले जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो था यार, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमने किस में करवाया था, ई कोलाई में, है ना। हमने किस में, कौन था हमारा होस्ट, हमारा होस्ट था ई कोलाई। अब ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए भी हमने मेथड देखा था ना, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग हमने देखा था। PBR322 में हमने 2 बार करा था, तो हम लोगों ने बाद में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग यूज करा था। तो अब हमने क्या ढूंढे, ट्रांसफॉर्मेंट्स ढूंढे। अब हमने क्या ढूंढे, फाइंड ट्रांसफॉर्मेंट्स, और ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हमें किससे मिल रहे थे, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का यूज करके हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स ढूंढे। अब जब हमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट्स मिले, तो हमने क्या करा, वी प्रिपेयर्ड चेन ए और बी वर सेपरेटली प्रोड्यूस। क्या हो रहा था, चेन ए एंड बी क्या हुआ, सेपरेटली प्रोड्यूस हो गया। अब इन 2 चेन को अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा, फिर हमने इनको अलग अलग क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा। क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या करा, इनको कंबाइन कर दिया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या करा, फिर हमने इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लगा दिए, ठीक है। अब इस तरह से क्या हो गया, ह्यूमन इंसुलिन बन गया। इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन इंसुलिन वाज फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह से पहले 2 डीएनए सीक्वेंस लिए, ए और बी, ठीक है, उनको हमने कहाँ डाला, PBR322 में, वेक्टर में डाला। इस वेक्टर को होस्ट में ट्रांसफॉर्म किया ई कोलाई में। इस ई कोलाई पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने ट्रांसफॉर्मेंट वाला होस्ट को ढूंढा। फिर हमने देखा कि चेन ए और चेन बी क्या थे, सेपरेटली प्रोड्यूस हुए हैं। हमने उनको एक्सट्रैक्ट करा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उनको जोड़ दिया किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और यहां पर हमें मिल गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन। क्या मिल गया, ह्यूमन इंसुलिन मिल गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में यार, इंसुलिन के बारे में, कि ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन।
ठीक है, क्या करने वाले हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है? HGH। अब क्या कोई मुझे इसका दूसरा नाम बता सकता है? फटाफट बता दो, फटाफट 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बताओ। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन। यार फटाफट आना चाहिए ये लोग, ये चीजें तो तुम्हें फटाफट आनी चाहिए, है ना? 11th पढ़ ली है यार, ये चीजें तो आराम से फटाफट आनी चाहिए। पूरा एक चैप्टर है यार एंडोक्राइन वाला, क्या कर रहे हो तुम लोग भी, हैं? पढ़ाई कर लिया करो इसलिए, ठीक है? क्लियर है? अब देखो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमें पता है किस लिए यूज होता है। सबसे पहले तो कौन सिक्रीट कर रहा है? इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आपको पता है आपका जो पिट्यूटरी है उसके पास ऐसे करके 2 लोब्स है, ऐसे करके, तो इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर, यानी कि आगे वाली लोब सिक्रीट करती है, ठीक है? इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करती है, सिक्रीट कर रही है, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है? इट इज कंट्रोल्ड बाय, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं जो HGH को, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। एक तो अपना क्या है? सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, और दूसरा का नाम है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन, स्टैटिन अगर वर्ड आप देखोगे तो स्टैटिन यानी कि रुक जाना, है ना? स्टैटिन स्टैचू यानी कि रुक जाना। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? ये HGH को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। और ये क्या है? एक तरह का इट इज रिलीजिंग हार्मोन, है ना? ये ग्रोथ को क्या करता है? आगे बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ये आगे बढ़ाएगा और ये इनहिबिट करेगा, ठीक है? क्लियर है? अब होता क्या है? होता ये है कि अगर ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है अगर इसकी कमी है तो मतलब आप मानोगे नहीं, देयर आर 3% ऑफ केसेस हेरिडिटरी केसेस, जेनेटिकली हेरिडिटरी केसेस के वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। किसके वजह से? जब सोमैटोट्रोपिन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म हो जाता है, और ऐसे 3% केसेस हैं, ठीक है? तो HGH चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए, चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिसके अंदर क्या है? जिनके अंदर पिट्यूटरिज्म है, जिनके अंदर क्या है? हाइपोपिट्यूटरिज्म है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपो मतलब किसी चीज की कमी, जिनके अंदर ग्रोथ की कमी है, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है, पिट्यूटरी ढंग से रिलीज नहीं कर रही है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, उन केसेस में क्या हो रहा है? उन केसेस में सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी? सोमैटोट्रोपिन की। बट अगर उनको ये सोमैटोट्रोपिन नहीं मिल रहा, इसकी डेफिशिएंसी है, तो क्या कॉज होता है? ड्वार्फिज्म कॉज होती है। क्या कॉज हो रहा है बच्चों? ड्वार्फिज्म कॉज होते हैं। हमें पता है ना, इंक्रीज हो रहा है तो जाइजेंटिज्म, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म, है ना? क्लियर है? अब ये ठीक कैसे हो सकता है? ठीक है, एक तो क्या कर रहा है? आपकी ग्रोथ कर रहा है, और दूसरा ये फंक्शन करता है HGH क्या करता है? हीलिंग ऑफ इंजरीज। क्या कर रहा है? हीलिंग ऑफ इंजरीज, ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो HGH है ना, इट इज बायो इंजीनियर टू इंप्रूव द कमर्शियल क्वालिटी, कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है? ये किस लिए, इसको किस लिए चेंज किया? क्योंकि हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं तो इससे जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब वो इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है?
वो इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, बायो इंजीनियर, इट वॉज बायो इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस, it was bioengineered to produce improved commercial milk। ठीक है, इम्प्रूव्ड कमर्शियल मिल्क को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको बायो इंजीनियर किया, मतलब इनके अंदर चेंजेस करी। अब हो क्या रही है चेंजेस में, क्या हो रहा है एक बार वो देख लो। अब हो क्या रहा है, बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है, रुको ये नहीं ये यूज करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है, हमारे पास क्या था, हमारे पास आया एक प्लाज्मिड, है ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो हमारे पास क्या आया, प्लाज्मिड। हमने क्या लिया, एक प्लाज्मिड लिया, और इसको, इस प्लाज्मिड को हमने कट कर दिया, इस प्लाज्मिड को हमने कट कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ है हमारे पास, कौन सा कलर ले, रेड ले लेते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हमने क्या लिया, जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लिया, ठीक है, और फिर इसको भी क्या कर लिया, पर्टिकुलर साइड से कट कर दिया। अब हमने इस जीन को, इस ग्रोथ हार्मोन की जीन को किसमें डालना है, इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है। किसमें डालना है, इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है। आपको याद होगा कि ये दोनों कटिंग्स, ये जो दोनों कटिंग्स कर रहे हैं हम लोग एक ही सीजर से करेंगे, यानी कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज करेंगे। अब हमने क्या करा, इसमें क्या है, ये क्या थी हमारे पास, जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वो जीन जो ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बनाती है। ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। हमने यहां पर क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, किसको, आपकी ग्रोथ वाली जीन को, और प्लाज्मिड वेक्टर को यहां पर लाइगेट कर दिया। तो अब हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। कैसा वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हमने क्या करा है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा है, इसको हम लोगों ने, ये क्या था हमारा होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल को हम लोगों ने क्या करा है, एक मिनट, इस होस्ट सेल को हम लोगों ने क्या करा है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। यहां पर क्या हो गई है बच्चों, यहां पर हो गई है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग करी है, जिससे हमें क्या मिल गया है, हमें अपना ग्रोथ हार्मोन मिल गया है। क्या मिल गया है, हमें अपना ग्रोथ हार्मोन मिल गया है, ठीक है। तो जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, मतलब जो पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी, अब हम क्या कर रहे हैं यार, इनको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, गाना नहीं है वो, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत तू चल दे। तो आपको बस अपनी हार्डवर्क पे क्या करना है, पूरा फोकस रखना है, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। और जब जब वो ट्रस्ट टूटे ना, मतलब ऐसे लगे कि अब नहीं हो रहा, तो एक बार अपना सर घुमा के ना अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना। सच्ची बता रही हूँ, मतलब ऐसे करके पूरी एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी, और फिर से आप क्या करने लग जाओगे, बैठ के पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करनी है यार, मतलब कुछ ही टाइम रह गया है, नवंबर शुरू हो चुका है, दिसंबर, फिर आपका अक्टूबर, फिर नवंबर, अच्छा मैं उल्टा चल रही हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी में आपके बोर्ड, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर आपका नीट। तो आपको बहुत मेहनत करनी है। तो प्लीज़ जब जब कॉन्फिडेंस जाए ना यार, एक बार बस पेरेंट्स की तरफ देख लो, सब हो जाएगा, सब, ट्रस्ट मी, सब हो जाएगा, है ना। क्योंकि पता है ना वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो कर रहे हैं मेहनत, तो आप भी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, कर सकते हो और करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और हम तो हैं ही साथ, है ना, हम लोग हमेशा साथ हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और
इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे आप हर स्टेप अपनी किसकी तरफ बढ़ रहे हो, अपने डॉक्टर बनने के सपने की तरफ। ठीक है बच्चों, बाय।